हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऊपर है। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है। और इन सभी के साथ हम लोग टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जैसे भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और जो आगे पूछे जाने की संभावना है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था, प्रमुख अनुच्छेद, मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, यदि चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जीएस पेपर का सारा टॉपिक कवर कराया जाएगा आपका, चाहे आपका वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार, वीडियो को एंड तक देखना, इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संविधान के भाग के बारे में। तो भाग 1 में आपका संघ और उसके क्षेत्र से जुड़ी जो प्रावधान है। इसमें कितने आर्टिकल है आपका, तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 ये आपका संघ और उससे जुड़े क्षेत्र के ऊपर आती है। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे अगले ही इसी वीडियो में आगे। ठीक है, अगले स्लाइड में। दूसरा आपका नागरिकता, जिसमें आप लोग जान रहे हो कि सीएए या फिर एनआरसी के बारे में, जो अभी हाल ही में चर्चा में था। इसमें कितने आर्टिकल है आपका, तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक के सारा प्रावधान है इसमें। तीसरा भाग है आपका मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का, जहाँ पे आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसी से जुड़ा हुआ है। अगला है आपका भाग नीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है। अगला है आपका मूल कर्तव्य, जो कि आपका भाग 4 क में या फिर कहते 4A में 51 आर्टिकल इसमें आपका दिया गया 51A। इस प्रकार से कहे तो आपके पास टोटल 22 है, जिसमें 395 अनुच्छेद थी। ये आपका उस समय की थी, अभी आपके अनुच्छेद बढ़ गए हैं। ठीक है, कुछ ऐड हुए हैं इसमें आपकी। तो चलिए प्रश्न किस प्रकार से यहाँ से पूछी जाती है, अगर उसको हम देखें तो पहले आपसे प्रश्न पूछी जाती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जब संविधान सभा की गठन हुई थी तो उसमें टेम्पररी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो किसे किया गया था, आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया। बाद में फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगला है यहाँ पे प्रश्न की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। तो इसे कब किया गया था आपका, तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब आप लोग जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखने के बाद जितने भी आप लोग के पास प्रश्न बनते हैं उनमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही होगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत कब गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1952। इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे रिपब्लिक का बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस अगर होता तो 15 अगस्त 1947 की बात होती। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान की ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा कहा गया है। अगला है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग इसका जरूर जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि संवैधानिक संस्था या फिर गैर संवैधानिक संस्था के रूप में आप लोग जरूर बताएं कि इनमें से कौन है या फिर कौन नहीं है। तो संवैधानिक संस्था क्या होती है, तो वैसी संस्था जिसे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, जैसे कि चुनाव आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। चुनाव आयोग की जानकारी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में है, जबकि संघ लोक सेवा के बारे में 315 से लेकर 323 और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी 315 से 323 में।
वित्त आयोग की जानकारी हमारे पास अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की है 338 में आपका। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है 338 ए में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की है आपका अनुच्छेद 148। भारत के महान्यायवादी का है आर्टिकल 76। राज्य के महाधिवक्ता का है अनुच्छेद 165। और अंत में आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी बनाए जाते हैं उसके लिए 350 बी। ये आपका संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय कौन है? तो जिसके बारे में संविधान में कोई चर्चा ही नहीं है। तो गैर संवैधानिक या फिर अतिरिक्त संवैधानिक संस्था समान ही होती हैं। तो ये संस्थाएं देश के संविधान में लिखित नहीं होती हैं। जैसे कि आपका नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त हो गया, राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये आपका गैर संवैधानिक बॉडी है। ठीक है। प्रश्न आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। आप लोग जरूर इसके जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा 6। ठीक है। मूल में अगर कहें मूल संविधान में तो 7 थी तुम्हारे पास, उसको 1 हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी केवल सही होगा। ठीक है। अगला पूछा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के द्वारा या किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसी के दौरान संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो आपका जो है वो आ और बा, मतलब कि आपका ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है। देखो यार, मूल अधिकारों में बात करें तो आपको बताया गया था कि 12 से लेकर 35 तक आपका जो है वो मूल अधिकार है। 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा किया गया कि मूल अधिकार होते क्या है। 13 में क्या है तो आर्टिकल है ये आपका, ठीक है, अनुच्छेद। आर्टिकल नंबर 13 में क्या आपका है तो आर्टिकल नंबर अगर 13 में कहें तो इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो बनाया गया संविधान में, यदि ऐसा इसके लिए कोई संविधान में जो लिखा गया है उसके रिगार्डिंग चाहे लोकसभा या राज्यसभा कोई बिल पास करती है और मूल अधिकारों को ठेस पहुंचता है तो वो विधि जो होगी वो क्या होगी? निसफल होगी, सफल नहीं होगी। ठीक है। और वो वाद युग होगी। वाद युग जैसे कि आप सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय में जा सकते हो उसके लिए। ठीक है। अगला है आपका विधि के समय समता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि लोगों को समता के अधिकार में लोगों को सबको समान अधिकार दिया जाएगा, मतलब विधि के समय सबको समान माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहा गया है सर? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आप किसी से विभेद नहीं कर सकते। ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये जाति के हैं तो आप यहाँ नहीं काम कर सकते, आप ये जाति के तो ये केवल राज्यों के लिए है, ये बात याद रखना। 16 आपका है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य जो है वो सभी को बराबर देंगे रोजगार। ठीक है। ऐसा किसी को नहीं यहाँ कि इसको हमारे राज्य में केवल इसी को रोजगार मिलेगा, दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा प्रावधान नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का निषेध माना गया है। आर्टिकल नंबर 17 में इसकी चर्चा की गई है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा वर्ष 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, 21, 20 ए या फिर 22। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21 का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या फिर सर्वोच्च न्यायालय। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है। क्या निर्देशित देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आप सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा ग्राम पंचायतों का संगठन करने की। अनुच्छेद 40 जो है वो बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन की जाए। ठीक है। जो कि सबसे निचली बॉडी होती है। आगे यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 18 के बारे में तो इसमें उपाधियों का अंत है। जैसे पहले महाराजा, महाराजाधिराज, ऐसे कई सारे ब्रिटिश काल में उपाधियां दी गई थी। ठीक है। तो उन उपाधियों का अंत कहा गया है कहाँ पे? केवल विद्या और सैन्य संबंधी उपाधियों को छोड़ करके। कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 में है। 19 में कहा गया है अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी किया गया है। युक्त युक्त प्रतिबंध के साथ आप जो है अधिकार पाएंगे। अनुच्छेद 20 में आपका अपराधियों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई अपराध किसी को घोषित किया गया है तो अपना वो दोषसिद्धि घोषित कर सकता है। ठीक है। अगला है आपका 21, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है।
21 का में शिक्षा का अधिकार है, जितना आपको जीने का अधिकार है उतना ही आपको शिक्षा का अधिकार तो 21 का में बताया गया है। अनुच्छेद 22 में बताया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किस प्रकार से आप जो है कुछ दशा में, कुछ एक्सेप्शनल में आप किसी गिरफ्तार किए जाते हैं तो किन किन चीजों से आपको क्या कहते हैं निजात पा सकते हो, इसकी जानकारी आपके अनुच्छेद 22 में दी गई है। अगला आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। पहले क्या होता था, कई सारे दास व्यवस्था चलती थी, लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, साथ ही कई बार काम करा करके उसे पैसा नहीं दिया जाती तो बलात्कार कराया जाता था। तो उससे निषेध किया गया है या फिर प्रतिषेध या फिर रोका गया है अनुच्छेद 23 के माध्यम से आपका। अनुच्छेद 24 में बताया गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। पहले छोटा से उम्र में बच्चों को कारखानों में काम के लिए लगा दिया जाता था, ठीक है, तो उन सभी से निषेध किया गया है, बताया गया है कि आप बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दोगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 में आपका, जैसे 25 में कहा गया अंतःकरण क्या है और मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। जबकि अनुच्छेद 26 जो आपका वो सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है धर्म के रूप में, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कहा होता है, सामूहिक रूप से होती है इसमें। 27 में क्या है सर, तो अनुच्छेद 27 में बताया गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। अगला आपके है अनुच्छेद 28 जहाँ पे कहा गया कुछ शिक्षा संस्थानों, ठीक है, कुछ स्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में जानकारी हमारे पास अनुच्छेद 28 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 में आपका जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, जो आप वो है किसी भी आप लोग अल्पसंख्यक कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षा को लेकर के जागृति कर सकता है, ठीक है, अपने हितों का रक्षा कर सकता है। 30 में अपना शैक्षिक संस्थान के बारे में है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अपने अल्पसंख्यकता को दूर करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके पास यहाँ पे, गेट बंद करो बाबू। आगे हम यदि बात करें तो आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 में कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। तो आपके पास चार यहाँ पे ऑप्शन है, रूस, जर्मनी, फ्रांस और चीन। आप इसका जवाब जरूर दें, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, इसका सही जवाब होगा रूस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा जाता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो संविधान में अगर मूल कर्तव्यों की किसी संख्या की बात करें तो टोटल 11 है। कौन कौन से मूल कर्तव्य 11 आपका, तो ये आपके हैं, ठीक है। पहला है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। अगला है आपका हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। अगला है आपका कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना की विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और इन सब के अतिरिक्त है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करें और माता पिता या फिर संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए भी क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा 11, ठीक है। अगला है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर देवराज अर्थ समिति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल में। चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की जो शक्ति है वो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न पूछे थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य यहाँ पे नहीं होते, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। आपके बार कई बार ना एग्जाम में पूछी जाती है अनुसूचियों के बारे में कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कौन सी प्रावधान है या पहली में कौन सी है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले। तो प्रथम अनुसूची में बताया गया भारतीय संघ के 28 राज्यों के बारे में और 9 केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके बारे में। द्वितीय में वेतन भत्ते सभी बड़े पदाधिकारियों से संबंधित जानकारियां हैं। तृतीय में आपका जो है शपथ प्रतिज्ञा को लेकर के है, ठीक है। चौथी में आपका राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के है कि कौन से राज्यों को कितना सीटें मिलनी चाहिए, किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए उनके लिए। पांचवी में एससी एसटी से संबंधित सारी जानकारियां हैं।
छठवीं अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसी 9 राज्यों की जनजातियों के बारे में है, ठीक है। शॉर्ट में आप अमित में रख सकते हो, ठीक है। अगला आपका है 7वीं अनुसूची, उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सूची का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का वर्णन है, जैसे कि प्रारंभ में कहे तो 14 भाषा ही थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची में आपका संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल अधिनियम, ठीक है। 11वीं अनुसूची है आपका पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत के बारे में। और अंतिम आपका 12वीं अनुसूची, उसमें नगर पालिका या फिर नगर निकायों के बारे में है, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग जरूर इसका आंसर दें। तो इसमें से आपका होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष। तो ये सभी अपनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला पूछा था आपके निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। अगला है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब इनके हटाने का आरोप किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संसद के किसी सदन के द्वारा, चाहे लोकसभा के द्वारा भी हो सकता है या राज्यसभा के द्वारा। राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी योग्यता कौन सी होती है। तो पहली बात तो इसके संविधान के आर्टिकल नंबर 18 में इसका सारा प्रावधान है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या उनके लिए विशेषताएं होंगे। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि इनके 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए कम से कम। तीसरी बात कि उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपको कौन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला पूछा जाता है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होती हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। 4 ऑप्शन है आपके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ठीक है। आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो आपका जिस प्रकार से अपर हाउस होता है दूसरा लोअर हाउस होता है, तो कौन होता है आपका। तो ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है आपका। तो राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। और निचली सदन को आपको कहा जाता है लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला मैं बता दूं यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जाती है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, इसका सही जवाब यहाँ पे होगा आपके पास 6 महीना। कितना होगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका लोकसभा। क्या होगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 542, 545, 550 या 552। इसका सही जवाब होगा यहाँ पे 552। ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो 552। देखो अभी हमने हाल ही में आप लोग सुना होगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2019 में, CAA। इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो चलिए जानते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में जो है वो 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। इस बिल के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और साथ ही दोनों ही सदनों के द्वारा पारित अधिनियम को राष्ट्रपति के अनुमोदन अथवा हस्ताक्षर के लिए भेजकर इसे क्या कर दिया गया, कानून बना दिया गया। इसमें क्या प्रावधान है सर। तो इस संशोधन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जितने भी हिंदू हैं, साथ ही साथ हिंदुओं के साथ साथ सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेज लीगल डॉक्यूमेंट्स के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। केवल किसको बात किया गया आपका
तो आपका हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग में अगर बात करें हम दो में, इसके प्रावधान कहाँ हैं? भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल कितने हैं इसमें? तो 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? तो संविधान लागू होने के वक्त या फिर उस समय नागरिक कौन हो सकते थे, उसके प्रावधान है कि भारतीय संविधान जब लागू हो रहा था उस समय नागरिकता के प्रावधान जो लोग उसमें भारत में थे उसके लिए कौन कौन सी नागरिकता थी उसके ऊपर है यहाँ पे। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत जो लौट करके आए थे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान था अनुच्छेद 6 में कि किस प्रकार से उनको नागरिकता देनी है। अनुच्छेद 7 में था पाकिस्तान के संन्यास या प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब यहाँ से पाकिस्तान गया लेकिन फिर वहां से वापस लौट के आ गया, उन सभी के लिए अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में आपका अप्रवासी भारतीय मूल के व्यक्ति या फिर लोग जो देश के बाहर निवास या फिर विकास कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान है नागरिकता ग्रहण करने के लिए, उसके प्रावधान इसमें। अनुच्छेद 9 में है व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। मतलब कि अनुच्छेद 9 में कहा गया आपका कि यदि आप स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर ले तो भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमें नागरिकता इसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यदि को आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो। अनुच्छेद 10 में बताया गया कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, एक बार आप भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिए दोबारा आपको नागरिकता ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, जीवनोपरांत आपका मतलब जीवन जब तक रहेगा आपका नागरिकता बरकरार रहेगा। अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता से जुड़े जितने भी प्रावधान है उसके लिए सांसद कानून या फिर उसके संशोधन में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें तो नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है, जैसे कि 1986 में किया गया था, 1992, 2003, 2005, 2015 और अब बार 6वीं संशोधन हुआ था वर्तमान में अगर कहें तो 2019 में। ठीक है, अगला बात करते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या या फिर राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 238, 245, 250 या 262। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जरूर इसका आंसर बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। अगला प्रश्न है किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में मतलब किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसके रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा की समिति। इसका सही जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होती है? इसका सही जवाब होगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त में से सभी। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो नियुक्त प्रशासक होगा वो चलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पास 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब होगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 12 होती हैं आपकी और राज्यसभा में आपका 2 होती हैं। ठीक है, तो ये बात को आप लोग जरूर याद रखना है यहाँ पे। सॉरी हमने गलती यहाँ पे बोल दिया, लोकसभा में 2 होती है और राज्यसभा में 12 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल या फिर अंतर होना चाहिए? इसका 4 ऑप्शन आपके पास, 3 माह, 6 माह, 5 माह और इनमें से कोई नहीं या फिर कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? तो 6 माह के लिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा राज्यपाल होता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका सही जवाब होगा 500, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? ऑप्शन नंबर 44 आपका यहाँ पे है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 44, मतलब क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा 6। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब होगा विधानसभा के प्रति होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? इसका सही जवाब होगा कम से कम 2 होना तो अनिवार्य है ही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के माध्यम से। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही जो है वो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो नई दिल्ली आपका सही जवाब होगा। उच्चतम न्यायालय हमारा नई दिल्ली में है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर सर्वोच्च न्यायालय में अगर देखें तो यहाँ पे भी देखें तो 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 34 आपका जो न्यायाधीश है। ठीक है, 33 न्यायाधीश होता है आपका और एक आपका जो है मुख्य न्यायाधीश। टोटल हमारे पास कितने हैं? तो 34, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है। अगला आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर उससे पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर ले कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान दिया गया है कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय का गठन होगा, उसमें कौन कौन न्यायाधीश का क्या प्रावधान है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है और यह केंद्र एवं राज्य विधियों को लागू कर सकती है। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था तथा इसने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। कब तक? तो 28 जनवरी 1950 तक। आगे बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय होता है न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत न्यायाधीशों की कुल संख्या को 31 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 34। ठीक है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि किस प्रकार से नियुक्ति होती है मुख्य न्यायाधीशों को। तो वर्ष 1950 से लेकर के 1973 तक वरिष्ठतम न्यायाधीशों की बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। बाद में इसे फिर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दूसरी न्यायाधीश मामला फिर आया 1993 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हो, उसको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब कि सबसे जो पुराने व्यक्ति होंगे, जो सबसे वरिष्ठ होंगे, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अगर देखें तो न्यायाधीशों की अर्हता क्या होती है? तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए उच्च न्यायालयों में। ठीक है। या फिर उसे उच्च न्यायालय या फिर विभिन्न न्यायालयों को मिलाकर के 10 वर्ष का वकील होना चाहिए। उसके लिए कोई भी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञा जो है उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त जो न्यायाधीश होते हैं उनका पदभार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा या फिर उनके द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा शपथ प्रतिज्ञा दी जाती है। वेतन क्या होती है सर इनकी? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण जो है समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल देखें तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल का कोई भी जिक्र नहीं है और इसके लिए 3 उपबंध बनाए गए जैसे कि वह 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है। इसके मामले में किसी भी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी और वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र भी दे सकता है जब उन्हें देना हो या फिर वहां से पद से उनको हटना हो तो। लेकिन न्यायाधीशों को हम ही लोग को हटाना है तो क्या होगा? तो उसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब एक प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में एक ऐसा संबोधन किया जा गया हो और पद से हटाने का आधार अक्षमता या फिर कदाचार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्जी किए तो हटा दिए। ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी हमने बताया था आप सभी को कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 52 का क्या आएगा आपका यहाँ पे? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछी जाती है आपके यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक, 7 वर्ष या 5 वर्ष। अब
आपके पास सही जवाब होगा 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जे कानिया बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर भारत में अगर कहे तो टोटल 21 है। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर नियुक्ति की बात करें मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो 56 का आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो इसकी कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अपने उम्र का जितना उनका उम्र है उनके 62 वर्ष पूरा हो गया हो तो वो कार्यकाल उनका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? मतलब कि बड़े ब्रॉड उनको अगर दिया जाए तो विस्तार दिया गया है, कौन सा ऐसा न्यायालय है? तो इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 143। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है? तो इसमें से कहें तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे लक्षद्वीप में भी नहीं है, दमन द्वीप में भी नहीं है, पांडिचेरी में भी नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये सारे। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो आपके पास 2, 3, 4 या एक बार भी नहीं, तो 3 बार की जा चुकी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उससे पहले यहाँ पे दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अध्याय 20 में, ठीक है, या कहे तो भाग 20 का शीर्षक संविधान संशोधन को लेकर के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है कि भारत की केवल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये बात को आप लोग जरूर याद रखना। भारतीय संविधान में लचीले एवं कठोरता का मिश्रण माना गया है कि ये न तो लचीला है ना ही कठोरता है पूर्ण रूप से। इस प्रकार से मॉडरेट में है, दोनों के बीच वाला है। संविधान निर्माताओं ने इसे अमेरिका के संविधान जैसे ना इसे कठोर बनाया और ना ही ब्रिटेन के संविधान के जैसा इसे लचीला, जबकि सत्तारूढ़ जनता ने इसे दल आसानी से बदल सके इसे अभी नहीं बना उन्होंने, इसलिए क्या कि इसको मॉडरेट बना दिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखो, 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से संविधान का संशोधन होता है। पहला साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा होता है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत और राज्यों की कहे तो आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपके दी गई हैं चीजें, आप यदि चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार, यदि आपको कंटेंट अच्छी लग रही हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है आपका? तो 352। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? इसका कौन सा सही होगा आपके पास? ऑप्शन यहाँ पे 4 है आपके पास, 355, 356, 358 या अनुच्छेद 36। तो 356 आर्टिकल नंबर 356 हो गया। अगला है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है वो 3 वर्ष तक होती है। मैक्सिमम आप 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो आपका 360 के माध्यम से किया था, आर्टिकल नंबर 360। संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक बार में कितने बार तक या कितने समय तक के लिए लागू किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब अगर देखें तो इसका सही जवाब होगा 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला पूछा जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा आपका 60 दिन, मतलब कि 2 महीने के अंदर।
ठीक है। अगला यहाँ पे कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऐसे बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी कौन-सी अनुसूची होगी? तो ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में आपका जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का ज़िक्र है या फिर कहे तो आपका दल बदल कानून की ज़िक्र है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं की। 73वां संशोधन संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपका? तो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक वित्त आयोग होगा, तो आपके पास यहाँ पे अनुच्छेद जो है वो आपका कौन सा आएगा? 4 अनुच्छेद यहाँ पे हैं, तो 280 आएगा ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा आपका प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम योजना का गठन या योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही जवाब होगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? उसका नाम क्या था? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। किस उद्देश्य के लिए किया गया था इसका? तो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए प्रावधानों के लिए किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था? इसका सही जवाब होगा नागौर, जो कि राजस्थान में ही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचित आयोग या फिर निर्वाचन आयोग कौन थे? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग थे। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, तो इसमें इसकी अध्यक्षता कौन संभाले थे? इसका सही जवाब होगा यहाँ पे के सी नियोगी। के सी नियोगी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे यहाँ पे आपके पास आता है यहाँ पे सरकारी आयोग का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के है यहाँ पे सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर ए। संसद के द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जून 2005 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन किया, साथ ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और अगले वीडियो हम जो लाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ डिटेल्स में लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल के ऊपर, एक एक आर्टिकल डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमुख संस्थाएँ भी आएँगी, इस प्रकार से आपका सारा टॉपिक कवर होते जाएगा दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, सारा टॉपिक यहाँ से आपको कवर कराया जाएगा। चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अलग-अलग प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यदि आपका जीएस पेपर मजबूत करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हिस्ट्री को जीत करो। ठीक है? इससे आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और एक्यूरेसी आपका 100% हमेशा मेंटेन रहेंगी दोस्तों। ठीक है? अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट एक ही होगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।